हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से समझाई गई है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के रिवीजन का। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गया है इजराइल। इससे पहले अमेरिका 66 ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ था। भारत 15 और 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कर रहा है। 28वां संस्करण इसका आयोजन करेगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग आ गए हैं फिर से 80वें स्थान पर। इसके अलावा राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बन गई है वामन वास कांकर। कोटक महिंद्रा बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं अनूप कुमार साहा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के नए लोगों का अनावरण किया है। इस बार ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा 19 जनवरी 2026 को। भारत का पहला राज्य है बन गया है ओडिशा, जिसने क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री शुरू की है। छात्रों के लिए अपर आईडी निर्माण में देश का सबसे अग्रिम राज्य है छत्तीसगढ़ विद 89% कवरेज ऑफ अपर आईडी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दे दी गई है, वहां से आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया है तो जाकर के आप क्विज जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोकपाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो लोकपाल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। जिस दिन स्टार्टअप दिवस उसी दिन लोकपाल दिवस भी मनाया जाता है। लोकपाल क्या है? लोकपाल साथियों में ये लोगों का पाल है, मतलब लोगों का रक्षक। लोगों का रक्षक मतलब लोगों के राइट्स का रक्षक। जो चीज़ें, जो भ्रष्टाचार विभागों में होता है, उनकी देख रेख, उनके उनके ऊपर निगरानी रखने का काम लोकपाल का करता है, होता है। तो हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। कारण ये है क्योंकि 16 जनवरी को ही 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि भारत में प्रॉपर रूप से 2019 में आकर के लोकपाल लागू हुआ, लोकपाल बिल, लेकिन 2014 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और लोकपाल यही है कि किसी भी विभाग में जो शीर्ष अधिकारी होता है, उनमें कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए, इसकी ये पूरी पूरी निगरानी रखता है। ठीक है। तो लोकपाल का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का रक्षक, यानी लोगों का रक्षक। तो 1963 में एल एम सिंघवी द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। मैंने आपको लोकपाल पर एक वीडियो भी दी थी कि लोकपाल क्या होता है। आप सर्च कीजिएगा लोकपाल क्या है एमजेटी एजुकेशन, तो पूरा लोकपाल का इतिहास मैंने उसमें बताया था। बहुत पुरानी वीडियो है, 2019 में जब ये लोकपाल आया था तब मैंने आपको बताया था। खैर, पहली बार 1809 में स्वीडन में इस संस्था का गठन हुआ था। इसे अम्बुड्समैन कहते थे, है ना। भारत में इसे हिंदी में लोकपाल कहते हैं। खैर, इसी लोकपाल बिल को लाने के लिए अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, बहुत ही फेमस, आपने देखा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए जनवरी महीने के। आज रिवीजन करेंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, और 16 जनवरी को ही लोकपाल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल ये नियुक्त किए गए हैं सत्यजीत सिंह कपूर, बी ऑप्शन। तो सत्यजीत सिंह कपूर जो कि काफ़ी हाई एक्सपीरियंस्ड है, ये अब नए डायरेक्टर जनरल होंगे टू आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये हरियाणा कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और ये प्रवीण कुमार से कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है। तो आईटीबीपी के होंगे। आईटीबीपी आप जानते हो ना, 1962 में भारत ने स्थापित किया था, जब 1962 वार में, जब इंडो चाइना वार में भारत को हार मिली थी, तो फिर एक ज़रूरत पड़ी कि एक स्पेशलाइज्ड फोर्स हो जो एलएसी पर तैनात की जा सके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो भारत सीमा से लगती है चाइना से, उस पर स्थापित किया जा सके। तब आईटीबीपी का गठन किया गया था 1962 में, 24 अक्टूबर के दिन। ठीक है। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। ये भी गृह मंत्रालय के सीएपीएफ का हिस्सा है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है। तो ये भी एक अपनी पैरामिलिट्री फोर्स है। ओके। इसमें आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इसकी कुछ और खासियत में बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सीमाओं पर तैनात बल आईटीबीपी है।
हिमालयी क्षेत्रों में विशेष इनकी ट्रेनिंग होती है, जिससे एलएसी बॉर्डर एरिया पर ये सुरक्षित रख सकते भारत को। अगला साथियों, अपनी लास्ट 6 मंथ की ई बुक या फिर ईयरली ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत लोग डेमो की बात करते हैं, तो देखिए आप हर एक प्रकार के चैप्टर यहाँ पर कवर कराए गए रहते हैं, और इसको आप MZT ऐप से या फिर व्हाट्सएप पर करके UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर ई बुक सेक्शन में जाकर के आप इसे खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोरे ने भारत को किस गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो देखिए, भारत में अमेरिका के राजदूत अभी नियुक्त हुए हैं सर्जियो गोरे। नियुक्ति इनकी बहुत पहले से हुई थी, अब ये अपना कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद इन्होंने एक स्पीच दी, जिसमें इन्होंने इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पर बात की और बताया कितने गंभीर और कितने बड़े रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में। ट्रेड डील अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे मदों पर बातचीत करनी होती है, बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग हैं, कनेक्टिविटी है इंडिया और अमेरिका की, इसलिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि भारत को भी पैक्स सिल्का में आ जाना चाहिए। पैक्स सिल्का है क्या, आप इसको समझते हैं। पैक्स सिल्का साथियों सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर की एक सप्लाई चेन है। एक्चुअली में ना, जब चाइना का आधिपत्य बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही में चाइना ताइवान पर कब्जे की बात कर रहा है, जबकि ताइवान 80% सप्लाई करता है सिलिकॉन का दुनिया भर में, जिससे मेमोरी कार्ड, चिप्स ये सब बनते हैं। तो अब अगर आने वाले दिनों में चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है, तो इकलौता ऐसा मतलब कि अभेद किला बन जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी सेमीकंडक्टर की। इस मोनोपोली से बचने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि कुछ और देशों को लेकर के एक संगठन बनाया, पैक्स सिल्का। पैक्स सिल्का में कुछ और भी देश है। अब ये लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को लेकर के आपस में अपनी गुटबाजी करते हैं, कि जैसे मान लो कि आपके यहाँ कुछ उत्पादन हो रहा है तो हमको दे देना, तुम्हारे यहाँ उत्पादन होगा तो हम दे देंगे, हमारे यहाँ होगा तो हम दे देंगे। तो इससे क्या होगा, चाइना अगर मान लो ताइवान पर कब्जा कर भी लेता है, तो अगर वो चाहेगा कि नहीं हम किसी और को सप्लाई नहीं करेंगे या अपने शर्तों पर सप्लाई करेंगे, तो इससे इन लोग को दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए एक प्री प्लानिंग है। तो इसमें USA, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, UK, इजराइल, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें भारत को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि देखो भारत भी ना अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। भारत की अगर आप देखोगे तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्रफल है, और भारत अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन में आगे नहीं है। मतलब अभी भारत की ज़मीनों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर या ऐसे दुर्लभ मिनरल्स हैं जिनसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसे में ये अमेरिका चाहता है कि भारत भी पैक्स सिल्का में शामिल हो। आई होप आपको ये पैक्स सिल्का समझ में आ गया। इस पर मैं ट्रेनिंग टॉपिक पर वीडियो देने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाई, वरना आपको पूरा अच्छे से और बढ़िया से समझा दिया जाता। यहाँ पर टाइम की लिमिटेशन रहती है, इसलिए कम शब्दों में समझाना रहता है, लेकिन आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि मोटा मोटा हिस्सा क्या है इसका। अगला, भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला संप्रभु यानी सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क ये तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, भारत के दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में। ठीक है, AI और डेटा एनालिटिक्स का ये वैश्विक केंद्र बनेगा। पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट ही बनेगी AI से रिलेटेड, AI को डेडिकेटेड। तो AI हब, वैश्विक AI हब बनेगा ये। AI नीति के तहत राज्य को एक जिले को विकसित किया जाएगा। इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है, मतलब इन्होंने टारगेट रखा है 10,000 करोड़ रुपए शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे चलकर और करेंगे, जिससे AI इकोसिस्टम और ज़्यादा भरोसेमंद और सरकारी नियंत्रित किया जा सके, तैयार किया जा सके। इसमें लगभग 1,000 से ज़्यादा हाई स्किल्ड रोजगार की भी उम्मीद है, जिनको AI टेक्नोलॉजी पर बेहतर पकड़ हो। तो AI गवर्नेंस इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अब देश का पहला की बात आई है, तो कुछ और देश के पहले पहले को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो लेटेस्ट आए हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप तकनीकी, ये भी तमिलनाडु में स्थापित की जा रही है। डीप टेक और AI दोनों एक दूसरे से समझो मिलजुल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पहला सरकारी AI क्लिनिक बन रहा है जिम्स में, और स्वदेशी MRI स्कैनर भारत का पहला बन रहा है बक्सर ग्रिड में। बक्सर ग्रिड बना रहा है एक्चुअली में। भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश पेश करेगा। भारत की पहली राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगी। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में।
भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क NH-45 मध्य प्रदेश में। देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला लैम डिफेंस सिस्टम ये DRDO बना रहा है। भारत का पहला स्वदेशी UAV बॉम्बर ये बेंगलुरु बना रहा है, बेंगलुरु में बन रहा है। अगला तमिलनाडु आप देखोगे तो यहाँ दक्षिण में मिलेगा आपको, राजधानी इसकी चेन्नई होती है। MK स्टालिन DMK पार्टी से यहाँ के CM है। RN रवि गवर्नर है। पुलकट, कालीवल्ली, सिंगालनूर यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क में गुएंडी, अन्नामलाई, मधुमलाई है। दर्रे में पलक्कड़ दर्रा है। अच्छा, 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें हैं, 39 जाती है लोकसभा में और 18 सीट यहाँ से राज्यसभा में जाती है। दक्षिण भारत में ये बॉर्डर शेयर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला से अपना ये बॉर्डर लगाता है। अगला DRDO ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो DRDO ने अभी इसका परीक्षण किया है KK रेंज, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। KK रेंज, अब आप चौंक जाओगे कि अक्सर परीक्षण पोखरण में होता है या चांदीपुर में होता है या अगर इसरो का है तो श्रीहरिकोटा वगैरह में होता है, लेकिन ये अहिल्यानगर KK रेंज महाराष्ट्र में हो रहा है। तो यानी हम लोग ना अपने बॉर्डर को हर दिशा में मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं कि हर एक राज्यों में कुछ ऐसा रेंज, कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें विकसित की जा सके। खैर, ये मैन पोर्टेबल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका मतलब आदमी जो होगा मैन, ये पोर्टेबली ले करके कंधे पर इसको चला सकता है, फायर कर सकता है। तो ये फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पर होता है, मतलब कोई गाइडेड वगैरह सिस्टम नहीं होता है, मारो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ। तो इसी टेक्निक पर होता है ये। KK रेंज, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में 11 जनवरी को अभी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। यूज़ कहाँ होता है? यूज़ इसका होता है कोई अगर मान लो कोई फाइटर प्लेन घुसाया है, उसको गिराना हो, टारगेट करना हो या किसी टैंक पर अटैक करना हो, तो इन सब कामों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने बनाया है, जो कि हैदराबाद वाली स्थित है। DRDO की बहुत सारी लैब्स हैं और कई जगहों पर भारत में स्थित हैं, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, और बेंगलुरु में ही कई सारे हैं, हैदराबाद में 2-3 हैं, चेन्नई में भी है। DRDO की बात आई है तो 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। अभी 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर समीर V कामत इसके वर्तमान प्रमुख हैं। पहले प्रमुख या पहले महानिदेशक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे। यहाँ पर बलस्य मूलम ज्ञानम इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है। अगला, नीति आयोग ने आधिकारिक तौर पर किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया? तो नीति आयोग ने मिजोरम को बताया है भारत की अदरक राजधानी यानी जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मिजोरम में एक्चुअली में अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अदरक का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो आप बताएंगे मिजोरम। मिजोरम में हाई क्वालिटी का उत्पादन होता है और सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो आर्थिक और कृषि विकास के लिए नीति आयोग ने इसे भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है। अब यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं लाल दोहुमा, इन्होंने आइजोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर एक सैरांग बागवानी केंद्र है, वहाँ पर एक अदरक प्रसंस्करण इकाई का भी उद्घाटन किया हुआ है, जिससे और अच्छी सी क्वालिटी का उत्पादन किया जाए आगे आने वाले दिनों में। 2025 की डेटा के अनुसार 3.38 करोड़ किलोग्राम से अधिक अदरक यहाँ से खरीदी गई और किसानों को इसके बदले में 137.7 करोड़ रुपए MSP के रूप में दिया गया। मिजोरम ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लोकेशन है इसकी। ये अपना बॉर्डर त्रिपुरा से, बांग्लादेश से, इसके अलावा इधर मणिपुर से और ऊपर असम से मिलाता है। चेरो, कुगलाम, छेहलाम ये प्रमुख नृत्य होते हैं। पालकटिपो, तमदील और रेंगदल ये झील है। फोंगपुई नेशनल पार्क और मुरुलेन राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क है। 11 जिले, 40 विधानसभा में सीटें, 1 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। लाल दोहुमा ये ZPM पार्टी से यहाँ के CM हैं। जनरल विजय कुमार सिंह ये पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं, ये यहाँ के गवर्नर के रूप में आज के टाइम पर काम कर रहे हैं। आइजोल इसकी राजधानी होती है। अगला, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इसने अपना ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया? तो TVS SCS इसके नए ग्लोबल CEO बन गए हैं विकास चड्ढा। विकास चड्ढा जो कि काफ़ी हाई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कंपनी को लीडरशिप देने में, तो इनको अब ग्लोबल CEO बना दिया गया है। मतलब ग्लोबली TVS कहाँ पर क्या क्या काम कर रहा है इन्हीं के अधीन आएगा, इन्हीं को सब लोग रिपोर्ट करेंगे। तो वैश्विक विस्तार और नवाचार के लिए
प्रभावी होंगे। 22 जनवरी से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी और ये आएंगे रवि विश्वनाथ जी की जगह पर, जो कि 2026-27 के ही फाइनेंशियल ईयर में रिटायर होने वाले हैं। तो चड्ढा के पास 30 साल का अनुभव है। ओके, टीवीएस सप्लाई चेन का। ये कुछ और नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, जैसे ए के बाला सुब्रमण्यम AERB के अध्यक्ष बने हैं। रवि रंजन SBI के MD बने थे। जावेद अशरफ ये ITPO के अध्यक्ष बने। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। रक्षित हराग्वे ब्रिटानिया के MD CEO। शेखा नासिर अल नवेज संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले MD CEO। अगला, टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार ये दिया गया है टोबी कियर्स को। टोबी कियर्स ये आपको इमेज में दिख रही हैं। ये टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 से सम्मानित की गई हैं। पर्यावरण विज्ञान और उसके संरक्षण में इनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये क्या करती हैं? ये जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये काम करती हैं। ज़मीनों में जो ऐसे फंगस पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जो पौधों को सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं, ऐसे फंगस को भी ये बचाव रखने में या कहीं उस पर रिसर्च करने में काम करती हैं। तो इनके इस प्रयासों के लिए इनको $2.5 लाख का, लगभग 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो माइक्रोलॉजिकल नेटवर्क पौधों की जड़ों के साथ पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं और 13 अरब टन प्रतिवर्ष से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो 1973 में जॉन और एलिस टेलर के द्वारा यह स्थापित किया गया था पुरस्कार, और अब इसे दिया गया है अभी। ठीक है ना? कौन देता है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। टाइलर पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। भारत की पहली पूर्ण तरह से सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन, इसको किसने लॉन्च किया? किस बैंक ने? तो इसको त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने यानी TGB ने लॉन्च किया है ATM वैन। ठीक है, ATM वैन मतलब जैसे आप ATM मशीन सुनते हो, एक जगह स्थापित रहती है किसी एक चौराहे पर, बाजार में, मार्केट में, एक रूम में स्थापित रहती है। आप जाते हो, पैसे निकालते हो। लेकिन कई कई बार ना, कहीं कहीं जो दूर दराज वाले इलाके होते हैं, वहाँ से मार्केट की दूरी बहुत दूर होती है, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, जंगली इलाके, या बहुत सारे पिछड़े इलाके, और एक जगह पर स्थापित करने से सब तक पहुँच भी नहीं हो पाती है। तो अब ऐसे में ATM वैन क्या होगी, गांव गांव तक घूमेगी और घूम घूम करके कुछ इस प्रकार से लोगों को सुविधाएं देगी कि जिनको जिनको भाई अभी निकट भविष्य में कोई ज़रूरत है, पैसा निकालना है, तो वो निकाल सकते हैं। तो मोबाइल वैन सुविधा तो ATM में बहुत पहले से भी चलाई जा रही थी, कई बैंकों ने चलाई, लेकिन सौर ऊर्जा से संचालित हो कोई पूरी तरीके से, ये पहली बार हुआ है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। क्लियर? 100% ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से चलेगा। अच्छा, इस बैंक को ऐसे पहलों के लिए स्कॉच का सिल्वर अवार्ड भी मिल चुका है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड याद रखना ये भी। तो TGB ऑन व्हील्स इसको नाम दिया गया है। TGB मतलब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, तो TGB ऑन व्हील्स इस प्रोजेक्ट का नाम है। त्रिपुरा देख लीजिए, त्रिपुरा आपको यहाँ पर दिखेगा, मिजोरम के जस्ट बगल में ही। अगरतला राजधानी है। मनिक साहा यहाँ के CM है BJP से, और N इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर ये प्रमुख झील हैं। क्लाउडेड लेपर्ड ये नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड के लिए ये जाना भी जाता है। राजभरी नेशनल पार्क और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। त्रिपुरा के नेशनल पार्क याद करके जाना, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। 8 जिले, 60 सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। बॉर्डर शेयर की बात करें तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, 3 तरफ से। ठीक है, इसके अलावा असम से और मिजोरम से अपना बॉर्डर लगाता है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ होगा? जहाँ मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता हो। मसाले की डलिया, मसाले की बगिया किसे कहते हैं? कोच्चि को। तो कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय मसाला समिट होने जा रहा है, और वो भी संस्करण है 9वां। आप जानते हो कोच्चि केरल में वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड मतलब दुनिया में सबसे बेहतर मसाले केरल में ही होते हैं, उत्पादन होता है, सप्लाई होता है दुनिया भर में। तो वैश्विक मसाला व्यापार और नवाचार को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक समिट आयोजित किया जा रहा है विद द थीम ऑफ स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। तो ये थीम है इसकी। तो भारत सरकार के पूर्व जो G20 के शेरपा रहे हैं और नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं अमिताभ कांत जी, इनको जिम्मेदारी दी गई है एक बार फिर से कि इस वैश्विक मंच का आयोजन कराओ, जैसे इन्होंने G20 का सफल आयोजन कराया था।
खैर, अतिथि विशेष के रूप में ओटेरा के सीईओ मार्टिन सोनटैग हिस्सा लेंगे। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। रात को 9 बजे मिलेगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा सिस्टमेटिक रूप से सारी पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। हमारी ई बुक्स ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की और लास्ट 6 मंथ की, ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। कल मैंने आपसे पूछा था जयपुर में 8 से 11 जनवरी तक जो आयोजित की जा रही प्रदर्शनी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नो योर आर्मी। आयोजित किया गया भारतीय सेना दिवस के अवसर पर। बीमर ट्रायंगल का समूह का गठन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। अब इसमें भारत भी शामिल हुआ है। अब आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? CSPOC सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा, ब्रिक्स 2026 के लिए भारत की थीम क्या रखी गई है? तो दोनों क्वेश्चंस के जो भी इम्पोर्टेंट आपको पहलू याद आते हों, आप लिखिए कमेंट करके। ब्रिक्स की मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है, तो ब्रिक्स के बारे में तो सभी लोग लिखिए, जितना भी लिख पाओ उसको लिखो, ठीक है? ब्रिक्स के बारे में आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। संकल्प बैच आप ले सकते हैं और जीएस सफलता बैच ले सकते हैं फॉर द जीएस। एमजेटी ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।